हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2019 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि संडे को हुआ था 5 मई 2019 को। यहाँ हम पेपर का कोड P2 डिस्कस करेंगे और ये वीडियो नीट यूजी 2019 के केमिस्ट्री पेपर की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें केमिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए उनके आंसर्स, उनका डिफ़िकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं वो सारी बात यहाँ पे क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम आपको उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ये पेपर का रिवीजन और अच्छे से हो जाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एन अल्कलाइन अर्थ मेटल M एज द कोफैक्टर। M इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ATP को यूटिलाइज करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर में, और उनके लिए उनको एक अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है एज अ कोफैक्टर। तो वो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल M एज अ कोफैक्टर यूज होता है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 मैग्नीशियम, बिकॉज जो एंजाइम्स हम बात करते हैं ATP को यूटिलाइज करने के लिए फॉस्फेट ट्रांसफर में, वहाँ पर मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करें इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तो हमने यही बात फिर से यहाँ पे कही है। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर। जितने भी एंजाइम्स जो ATP को यूटिलाइज करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर में, उनको मैग्नीशियम मेटल एज द कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। विच वन इज मैलेकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ ओर्स दे रखे हैं, आपको बताना है उन ओर्स में से मैलेकाइट ओर कौन सा है। आपके ऑप्शन है CuFeS2, सेकेंड ऑप्शन है CuOH होल ट्वाइस, थर्ड ऑप्शन है Fe3O4 और फोर्थ ऑप्शन है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फोर्थ, यानी मैलेकाइट और कौन सा होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। जैसा कि हम बात कर रहे हैं मैलेकाइट की, तो मैलेकाइट जो होता है वो कॉपर का ओर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कही गई है। मैलेकाइट इज द ओर ऑफ कॉपर हैविंग फॉर्मूला CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? आपको ये बताना है कि जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन होती हैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, उनमें से कौन सी वो सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में आती है। आपके ऑप्शंस हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज बामर सीरीज, जो कि विजिबल रीजन में होती है। अब यही बात एक्सप्लेनेशन में कही गई है, ध्यान से देखिए उसको। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज फॉल्स इन द विजिबल रीजन। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में जो बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कहाँ होती हैं? विजिबल रीजन में। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2
करेक्ट है, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा गया, ये इजी क्वेश्चन था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्यूशंस चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप इज, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कौन सा मिक्सचर बनाएगा। यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं। आपको बताना है कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड वाला मिक्सचर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एथेनॉल प्लस वाटर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाएगा। ठीक है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं, राइट। तो पहले ये तो पता हो कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कौन से पेयर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, कौन से सॉल्यूशंस बनाते हैं, राइट। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है उसका फॉर्मेशन जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन है वो करते हैं, राइट। Water and nitric acid shows negative deviation from Raoult's law and thus it forms maximum boiling azeotrope। जो वाटर और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है वो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इसीलिए वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe+3 aqueous प्लस 2I माइनस aqueous गिव्स 2Fe+2 aqueous प्लस I2 aqueous। E naught cell is equal to 0.24 volt at 298 Kelvin. The standard Gibbs free energy of the cell reaction is, given that Faraday constant F is equal to 96,500 कूलाम पर मोल। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है -46.32 किलो जूल पर मोल, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है -23.16 किलो जूल पर मोल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 46.32 किलो जूल पर मोल और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 23.16 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो सेल रिएक्शन आपके सामने दे रखी है इसके लिए ई नॉट सेल 298 केल्विन पे गिवन है 0.24 वोल्ट। इस सेल रिएक्शन में आपको ये देखना है कि n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, और वहां से आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। और इसके लिए आपको फैराडे कांस्टेंट दे रखा है जो कि है 96,500 कूलाम पर मोल। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं। अब आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हुए उसमें वैल्यू पुटअप करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की और इसके आंसर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज -46.32 किलो जूल पर मोल। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि आया कैसे। सबसे पहले आपके सामने जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2Fe+3 aqueous प्लस 2I माइनस aqueous गिव्स 2Fe+2 aqueous प्लस I2 aqueous। और इस रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि Fe+3 जब Fe+2 में कन्वर्ट होगा तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्योंकि 2 मोल ऑफ Fe+3 aqueous 2 मोल ऑफ Fe+2 aqueous में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। सिमिलरली I माइनस aqueous जब I2 बनाएगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2I माइनस aqueous से जब I2 का फॉर्मेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो दोनों हाफ रिएक्शन से हम इजीली समझ सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है -NF E नॉट सेल। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, F है फैराडे चार्ज और E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है, F क्वेश्चन में गिवन है और n आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया जो कि है 2। वैल्यूज पुटअप कर देंगे।
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू 96,500 इंटू 0.24 जूल पर मोल। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो डेल्टा जी नॉट आ गया -46,320 जूल पर मोल। क्योंकि हमें आंसर किलो जूल में चाहिए तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा -46.32 किलो जूल पर मोल। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। आपको ये बताना है कौन से केस में, कौन से कंडीशन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आता है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एवोपरेशन ऑफ वाटर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2H गैसियस एटम कन्वर्टिंग इनटू H2 गैसियस मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा गया है कहाँ पे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, यानी कौन सी कंडीशन में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है और कहाँ पे डिसऑर्डरनेस घट रहा है। जहां डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा वहां एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, जहां डिसऑर्डरनेस डिक्रीज होगा, कम होगा, वहां पे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा। तो एक एक करके बात करते हैं, सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए ध्यान से। सबसे पहला ऑप्शन एवोपरेशन ऑफ वाटर। तो एवोपरेशन ऑफ वाटर लेड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। जब वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एवोपरेशन के दौरान, तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ती है, और क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है इसलिए डेल्टा एस मोर देन 0 या डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। तो रिएक्शन क्या हो गई हमारे सामने, H2 लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2 वेपर। एवोपरेशन हो रहा है, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इस एवोपरेशन के प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट में एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस मोर देन 0 है, पॉजिटिव है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब गैस एक्सपेंड करेगी तो ऑब्वियसली वहां पे डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, और वहां पे भी डेल्टा एस मोर देन 0 आएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीजेज, सो डेल्टा एस इज पॉजिटिव और डेल्टा एस इज मोर देन 0। तो सेकंड ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस मोर देन 0 है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब हम बाकी जो बचे ऑप्शन 3 और 4 हैं उनकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से। ऑप्शन 3 कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। तो जाहिर सी बात है, जब सब्लिमेशन होता है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, तो एंट्रोपी बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, वहां पे भी डेल्टा एस मोर देन 0 और पॉजिटिव आएगा। तो यही बात यहां पे कही गई है, ड्यूरिंग सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस एंट्रोपी इंक्रीजेस, सो डेल्टा एस इज मोर देन 0। ठीक है, अब आगे देखिए। तो हमारे पास पहले तीनों ऑप्शन में तो ये अच्छे से क्लियर हो गया कि एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस मोर देन 0 आएगा। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, 2H गैसियस एटम कन्वर्टिंग इनटू H2 गैसियस मॉलिक्यूल। यहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू डेल्टा Ng नेगेटिव इज लेस देन 0, एंट्रोपी डिक्रीजेस, सो डेल्टा एस इज लेस देन 0। यहां पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम मिलके 1 हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस दौरान क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और जो नंबर ऑफ गैसियस एटम है वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं, उनकी वैल्यू घट रही है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 एटम्स थे, यहां पे 2 है, यहाँ पे 1 हो गया। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जो नंबर ऑफ स्पीसीज इन गैसियस फॉर्म है, डेल्टा Ng जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो लेस देन 0 हो गया, जिस वजह से डिसऑर्डरनेस कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो गए गैसियस के, तो डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो गई, इस वजह से एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा, और डेल्टा एस लेस देन 0 और डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 है, क्योंकि ऑप्शन 4 में ही एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, और बाकी सभी ऑप्शंस में ऑप्शन 1, 2 एंड 3 में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो क्या कह रहा है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, मैच द फॉलोइंग। आपके सामने कॉलम 1 में कुछ प्रोसेसेस के नाम हैं, कुछ कंपाउंड्स के नाम हैं, और ऑप्शन 2 में उन कंपाउंड्स के बारे में जिक्र किया गया है जो इन प्रोसेसेस में होता है। आपको इन दोनों को मैच करना है। जैसे कॉलम 1 में जो ऑप्शन ए है वो है प्योर नाइट्रोजन, बी है हेबर्स प्रोसेस, सी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और डी है डेकॉन प्रोसेस। कॉलम 2 में जो कंपाउंड्स जिनका जिक्र किया गया है वो है, फर्स्ट है क्लोरीन, सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड है अमोनिया और फोर्थ है सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। अब इनका करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। तो आइए इसके ऑप्शंस की और इसके आंसर की और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए बी सी डी दे रखे हैं, इनकी करेक्ट मैचिंग वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का सही मैचिंग है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। और इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है ए का करेक्ट मैचिंग है फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो सही ऑप्शन है आंसर 4, जो कि है ए का करेक्ट मैचिंग 4, बी का करेक्ट मैचिंग थर्ड, सी का करेक्ट मैचिंग सेकंड और डी का करेक्ट मैचिंग फर्स्ट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि कौन से प्रोसेस में कौन से कंपाउंड से रिलेटेड है और उसमें क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन के अंदर चारों ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं ऑप्शन ए प्योर नाइट्रोजन, जिसका करेक्ट मैचिंग है फोर्थ, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्योर नाइट्रोजन अगर आपको ऑब्टेन करना है तो वो ऑब्टेन होता है सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड के थर्मल डीकम्पोजिशन से, और यही बात यहाँ पे कही गई है, प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। इसीलिए फर्स्ट का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि प्योर नाइट्रोजन आपको सोडियम और बेरियम एजाइड के थर्मल डीकम्पोजिशन से मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो बी है वो है हेबर्स प्रोसेस, उसका करेक्ट मैचिंग है थर्ड अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन हेबर्स प्रोसेस के द्वारा होता है, और यही बात यहाँ पे कही गई है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अकर्स बाय हेबर्स प्रोसेस। इसीलिए बी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा थर्ड। सी जो है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसके लिए सही मैचिंग है सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मैन्युफैक्चर जो किया जाता है वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अकर्स बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसीलिए जो सी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरह से जो फोर्थ प्रोसेस है डेकॉन प्रोसेस, उसका सही होगा मैचिंग फर्स्ट, दैट इज क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस का जो फॉर्मेशन है वो डेकॉन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। यही बात यहाँ पे कही है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस अकर्स बाय डेकॉन प्रोसेस। इसीलिए फोर्थ का करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट, और सारे सही मैचिंग जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं ऑप्शन 4 में। इसीलिए जो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको इनकरेक्ट बताना है, मतलब कि 3 स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होंगे और एक ही ऐसा स्टेटमेंट होगा जो इनकरेक्ट होगा, फॉल्स होगा। क्या है आपके ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है GeX4, जहां X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इज मोर स्टेबल देन GeX2। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है SnF4 इज आयनिक इन नेचर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि इनकरेक्ट क्यों है।
देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर हम फजान्स रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग PbF4 एक आयनिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें कैटायन की साइज लार्ज होती है और एनायन की साइज स्मॉल होती है। इसीलिए PbF4 कोई कोवलेंट नेचर वाला कंपाउंड नहीं है, वो तो एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस 2, 3, 4 हैं वो तो करेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखिए ध्यान से, PbF4 इज एन आयनिक कंपाउंड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन, सो PbF4 इज नॉट कोवलेंट इन नेचर, while the other options 2, 3, 4 are correct. Hence the correct option is option 1 for the correct answer of this question. ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि स्टेटमेंट PbF4 से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, जो कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आप अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं जिनके दो टाइप होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आपको यहाँ पे बताना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, उनमें से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं वैलीन, ल्यूसीन, एलेनिन एंड लाइसीन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड, दैट इज एलेनिन। अब आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें। एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल सिंपल बात यहाँ पे कही गई है कि जो एलेनिन है वो एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जबकि वैलीन, ल्यूसीन एंड लाइसीन जो हैं वो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो देखिए, एलेनिन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड while valine, leucine and lysine are the essential amino acids. Hence option 3 is the correct answer. ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की, जो कि गैसियस स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। अ गैस एट 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than that for an ideal gas under the same conditions. The correct option about the gas and its compressibility factor Z is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 350 केल्विन टेम्परेचर पर और 15 बार प्रेशर पर किसी गैस का जो मोलर वॉल्यूम आता है वो 20% कम आता है आइडियल गैस के कंपैरिजन में सिमिलर कंडीशंस पे। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन गैस के बारे में क्या होगा और उस गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिए गए थे और उनका आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास ऑप्शन गिवन थे वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है Z इज ग्रेटर देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है Z इज ग्रेटर देन 1 एंड रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है Z इज लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है Z इज लेस देन 1 एंड रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, जिसका मतलब हो गया Z इज लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि यह आया कैसे। सबसे पहले देखिए, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है उसका फॉर्मूला होता है V रियल अपॉन V आइडियल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस रेशियो होगा एक तरह से मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू दैट ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब जैसा कि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज स्मॉलर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो ऑब्वियसली जब न्यूमरेटर कम हो गया डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज़्यादा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम है, तो Z की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 तो बिल्कुल गलत हैं, 3 और 4 में से आंसर होगा। अब जब Z लेस देन 1 होता है, मोलर वॉल्यूम रियल गैस का कम है, तो इट मीन्स मॉलिक्यूल पास पास है और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है और वो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं। सो फॉर Z लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट अमॉन्ग द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस विल बी इजी। जब Z लेस देन 1 होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में और उनका लिक्विफिकेशन इजी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए।
अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। आपको ये बताना है नीचे जो रिएक्शंस दे रखी हैं उनमें से कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड गिव्स क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट गिव्स हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन BHC जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बेंजिल अल्कोहल प्लस HCl ऑन हीटिंग गिव्स बेंजिल क्लोराइड प्लस वाटर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, दैट इज बेंजीन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अब ये आया कैसे, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से, जो एरीन्स का हेलोजिनेशन होता है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें एरीन्स रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस के साथ किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3 हो गया, और वहां से आपके पास हेलो एरीन्स एज द मेजर प्रोडक्ट मिलता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which arenes react with halogen in the presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3 to give haloarenes as the major product। अब हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का। एरीन का एग्जाम्पल हमने ले लिया बेंजीन और हेलोजिनेशन के तौर पे हमने एग्जाम्पल ले लिया क्लोरीनेशन। तो क्या होगा, बेंजीन प्लस क्लोरीन, बेंजीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहां से क्लोरोबेंजीन प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो एक बार इसके मैकेनिज्म को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि मैकेनिज्म भी आपको रिकॉल हो जाए। जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो जो हेलोजिनेशन या स्पेशली जब हम क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं बेंजीन का, तो 3 स्टेप में होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरीन्स अकर्स इन 3 स्टेप्स। तो हेलोजिनेशन इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन ऑल्सो विल अकर इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपने लिया है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। AlCl3 एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, इसलिए Cl-Cl बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहां बन जाएगा AlCl4- और यहां से Cl+ जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरोनियम आयन यहां से जनरेट हो जाएगा। ये क्लोरोनियम आयन जो फॉर्म होगा फर्स्ट स्टेप में, ये जाके जुड़ेगा बेंजीन रिंग के साथ, और बेंजीन रिंग अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोनियम आयन को देंगे, जहां से आपके पास एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इस एरिनियम आयन के अंदर रेजोनेंस होता है और खूब सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये सारी बात यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। So in the first step there is a generation of electrophile. Chlorine reacts with AlCl3. It will form Cl+, that is electrophile of the reaction, and AlCl4-. In the second step, formation of erinium ion occurs when chloronium ion reacts with benzene or arene to form a erinium ion which shows resonance and have different resonating structures. अब आगे देखिए, तीसरा और आखिरी स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जो एरिनियम आयन है वहां से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, और वहां से आपके पास क्लोरोबेंजीन एज द प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये आपको बताना है। थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रखा है और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग होने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये रहे आपके ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज थैलीमाइड।
कैसे आया ये? तो देखिए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस से बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में भी यही बात कही गई है। द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस यहाँ होगी वो क्या होगी जरा देखिए। सबसे पहले आपने लिया है थैलिक एसिड, जिसको आप रिएक्शन करा रहे हो अमोनिया के साथ, तो एसिड हो गया थैलिक एसिड, अमोनिया हो गया बेस, और एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वहां से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे अमोनिया इस प्रोटोन को गेन कर लेगा, अमोनियम आयन बनाएगा, और अमोनियम आयन और ये जो थैलेट आयन है ये दोनों मिलके बना देंगे सॉल्ट अमोनियम थैलेट। तो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा अमोनियम थैलेट, राइट। अमोनियम थैलेट को जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और दोनों साइड से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा थैलेमाइड। अब थैलेमाइड को और आप जब फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाती है और आपके पास थैलीमाइड बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले जब आपने रिएक्शन करवाई तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, अमोनियम थैलेट बना, फिर हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से थैलेमाइड बना, और फिर और फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर अमोनिया के एलिमिनेशन से थैलीमाइड बना, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दे रखा है। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 43 केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज। आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं -1/3 dH2/dt इक्वल टू -1/2 dNH3/dt। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है -dN2/dt इज इक्वल टू 2 dNH3/dt। थर्ड ऑप्शन कह रहा है -dN2/dt इज इक्वल टू हाफ dNH3/dt, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 3 dH2/dt इज इक्वल टू 2 dNH3/dt। अब देखिए इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन दोनों की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। अब देखिए जो आपके सामने केमिकल रिएक्शन दे रखी है वो है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। जब हम बात करें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, हम रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन लिखेंगे, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन लिखेंगे। जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा N2 के लिए -dN2/dt, H2 के लिए क्या हो जाएगा -1/3 dH2/dt, और अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा +1/2 dNH3/dt। और ऐसा हमको ऑप्शन 3 में दे रखा है। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके सामने कंपाउंड है K4FeCN6, उसमें जो सेंट्रल एटम Fe है उसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है T2G4 Eg2, सेकेंड ऑप्शन है T2G6 Eg0, थर्ड ऑप्शन है E3 T23, और फोर्थ ऑप्शन है E4 T22। अब इस क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, दैट इज जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सेंट्रल एटम की है वो है T2G6 Eg0। अब अगर बात करें हम एक्सप्लेनेशन की, तो सबसे पहले जो कंपाउंड आपको दे रखा है K4FeCN6, उसमें सेंट्रल एटम है Fe, और Fe जो प्रेजेंट है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो पहले हम देखते हैं Fe की ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर बात करते हैं कि Fe +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जहां हमको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल एटम Fe में d ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और वो जो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड साइनाइड लिगेंड की प्रेजेंस में
क्या कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे वो आराम से समझ में आ जाएगा, जिससे हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता पाएंगे। देखिए, इन K4FeCN6 Fe इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वैलेंस शेल के रेस्पेक्ट में 3d6 4s2। अब हम बात करें Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन, तो हम अच्छे से जानते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से हटेगा तो हमारे पास Fe+2 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s0। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि Fe+2 जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास सेंट्रल एटम के पास जो लिगेंड है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग होगी और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग प्रेफर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेंगे, हायर ऑर्बिटल में जंप करना पसंद नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। तो Fe+2 में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस, साइनाइड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, यही बात यहाँ पे कही गई है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड साइनाइड लिगेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 चेंजेस इनटू T2g6 एंड Eg0। ऐसा कहाँ दे रखा है, ऐसा दे रखा है ऑप्शन 2 में। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ओके, अब आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स, देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो कि हाइड्रोजन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कैलगॉन्स मेथड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्लार्क्स मेथड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आयन एक्सचेंज मेथड, और फोर्थ ऑप्शन है सिंथेटिक रेजिन मेथड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, जो कि है क्लार्क्स मेथड। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि ये आया कैसे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है। तो वाटर के अंदर जो टेम्पररी हार्डनेस होती है स्टूडेंट्स, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस की वजह से होती है। तो सबसे पहली बात तो यही कही गई है एक्सप्लेनेशन में, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या मेथड देखिए। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, Clark method is used to remove temporary hardness of water where bicarbonates of calcium and magnesium are reacted with slaked lime CaOH whole twice. क्लार्क मेथड हम यूज करते हैं वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, जहां बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनको रिएक्ट करवाया जाता है स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेसिपिटेट्स ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड। ऐसा करने से क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और मैग्नीशियम कार्बोनेट के, वो फॉर्म हो जाएंगे, और इसके साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जिसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। और इस तरह से जो बाइकार्बोनेट्स थे वो कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के फॉर्म में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनने की वजह से इजीली सेपरेट आउट किए जा सकते हैं, और वाटर की टेम्पररी हार्डनेस क्लियर हो सकती है, हटाई जा सकती है। तो देखिए ध्यान से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विथ वाटर। तो इस तरह से आपने देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स थे उनको स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन कराने पर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के साथ साथ यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो इस तरह से टेम्पररी हार्डनेस वाटर की क्लार्क मेथड से रिमूव कराई जाती है, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 2 में। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस किए, जिनके आंसर्स, एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट्स आपको बताए। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं और उनका
डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, इजी थे क्वेश्चंस, मॉडरेट थे या डिफ़िकल्ट थे। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और आपने वीडियो पूरा यहाँ तक देखा है और आपको सारा समझ में भी आ गया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं नीट से रिलेटेड, जेई मेन से रिलेटेड, 11th और 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।